हर सुबह भारत में करोड़ों लोग एक डर के साथ उठते हैं, क्या मैं आज खुलकर सांस ले पाऊंगा। और सोचने वाली बात यह है, जिस देश में हम हवा को लेकर डर रहे हैं, क्या हमें यह भी पता है कि हमारी हवा की जिम्मेवारी किसके पास है। आज इंडिया के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। अब सवाल ये नहीं है कि नाम याद है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम्हें लगता है कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं, या फिर जब तक सांस पूरी तरह रुक नहीं जाती हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ना ये कोई कविता है ना कोई मेटाफर, ये हकीकत है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हाथ में स्मार्टफोन है, जेब में इंटरनेट है और इंसान चांद तक पहुंच चुका है। लेकिन उसी देश में जिसे दुनिया सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहती है, हवा जो हमें जिंदा रखती है, आज वही हमें मार रही है। दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। सांस लेना अब सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये कहानी है हर शहर की, हर गांव की, हर उस बच्चे की जो अब जिंदगी नहीं जहर भरी सांसें ले रहा है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। आज दिल्ली भारत की राजधानी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सर्दियों में यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 500, 600, यहाँ तक कि 700 तक पहुंच जाता है। पता है इसका मतलब क्या होता है? जब AQI 150 होता है तभी उसे हर किसी के लिए खतरनाक माना जाता है, और जब ये 500 होता है तो ये ऐसा है जैसे हर दिन 40 सिगरेट पी रहे हों, चाहे आप स्मोकर हों या नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। सिर्फ भारत में ही हर साल करीब 20 लाख मौतें होती हैं। यानी ये मौतें कार एक्सीडेंट से ज्यादा है, टीबी से ज्यादा है, मलेरिया से भी ज्यादा है। और सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कोई आदमी सड़क पर गिरकर नहीं मरता प्रदूषण से, वो घर जाता है, थकान महसूस करता है और धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगती है। 1 साल, 2 साल और 5 साल बाद एक दिन वो मर जाता है। डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होता है हार्ट फेलियर या रेस्पिरेटरी डिजीज, कहीं नहीं लिखा होता हवा ने मार दिया। यही है तरक्की का भ्रम। हम इमारतें देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, दौलत देखते हैं, लेकिन जो हमें धीरे धीरे मार रही है वो एक अदृश्य चीज है, वो है जहरीली हवा। चलो अब आपको दिखाता हूं असली गुनहगार कौन है। पहला, गाड़ियां। आज भारतीय सड़कों पर करीब 35 करोड़ 40 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। हर दिन ये गाड़ियां नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर छोड़ती हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में करीब 40% प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों से आता है, और ये संख्या हर साल 10% तक बढ़ रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। दूसरा, कोयला बिजली घर। भारत सचमुच कोयले पर चलता है। कोयला सस्ता है, हमारे पास भरपूर है, इसीलिए हम उसे जलाते हैं। हर दिन हजारों टन कोयला, ताकि घर, फैक्ट्रियां और शहर रोशनी में डूबे रहें। लेकिन इसके साथ निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मरकरी। और सर्दियों में जब थर्मल पावर का उत्पाद बढ़ता है तो प्रदूषण एकदम से स्पाइक कर जाता है। तीसरा, फसल जलाना, शायद सबसे दर्दनाक। हर साल अक्टूबर नवंबर में जब मानसून खत्म होता है और हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसान फसल काट लेते हैं तो एक दुविधा खड़ी हो जाती है। पराली यानी खेत में बचा हुआ डंठल, उसे हटाना जरूरी होता है। सबसे सस्ता उपाय हर सर्दी में वही होता है, जला दो। किसान अपनी जमीन में आग लगाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए। वो नियमों और हकीकत के बीच फंसे होते हैं। सिस्टम कहता है मत जलाओ, लेकिन सिस्टम कोई आसान रास्ता भी नहीं देता। उस आग से उठने वाला धुआं लाखों टन जहरीली हवा के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ता है और पूरे शहर को एक टॉक्सिक हवा के कंबल में लपेट देता है, जहां सूरज तक दिखाई नहीं देता। चौथा कारण है दिवाली के पटाखे। जब पूरा देश रोशनी और जश्न में डूबा होता है, उसी वक्त दिल्ली का AQI 200% तक बढ़ जाता है। उस रात की हवा इतनी भारी और जहरीली हो जाती है कि सांस लेना भी किसी बहादुरी से कम नहीं लगता। आंखें जलती है, सीना भारी हो जाता है, लेकिन हम इसे परंपरा कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। पांचवा कारण है निर्माण से उठने वाली धूल। हर शहर बन रहा है, हाईवे, मेट्रो, मॉल, टावर, लेकिन हर ईंट के साथ हवा में उड़ती है धूल, सीमेंट, रेत और बेहद बारीक कण जो सीधे हमारी सांसों में जाते हैं।
निर्माण के चरम मौसम में यही धूल प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है, लेकिन इसे शायद ही कोई गंभीरता से लेता है। छठा और आखिरी कारण है कचरा जलाना। भारत हर दिन कचरे के पहाड़ पैदा करता है। प्लास्टिक, जैविक कचरा, खतरनाक रसायन, इनका बड़ा हिस्सा शहरों से बाहर लैंडफिल में जमा होता है। और जब ये कचरा जलता है, चाहे गलती से या जानबूझकर, तो निकलते हैं डाइऑक्सीन और अनगिनत जहरीले केमिकल्स। वो धुआं, वो बदबू, ये हमारे शहरों की अदृश्य जहर फैक्ट्रियां हैं। इनमें से हर एक कारण अपने आप में कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन जब ये सब साथ मिलते हैं तो बनता है एक परफेक्ट टॉक्सिक स्टॉर्म, एक जहरीला कॉकटेल जो हर भारतीय शहर के ऊपर किसी बद्दुआ की तरह लटकता हुआ है। ये एक माँ है जो हर रोज सुबह 5 बजे उठती है और अपनी बेटी का स्कूल बैग तैयार करती है। अचानक वो महसूस करती है कि उसकी 9 साल की बेटी अब ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। डॉक्टर बताते हैं उसे दमा हो गया है। माँ समझ नहीं पाती क्यों। बच्ची तो कभी सिगरेट के पास भी नहीं गई। जवाब बस एक है, हवा। ये एक दिहाड़ी मजदूर है, कोई निर्माण स्थल पर काम करने वाला मजदूर, कोई सड़क किनारे ठेला लगाने वाला, कोई रिक्शा चालक दिन में 12 घंटे खुली हवा में काम करता है। हर सांस के साथ जहर अंदर खींचता है। उसके फेफड़े अब उसके अपने नहीं रहे, वो शहर के तरक्की के हो चुके हैं। ये एक किसान है, ग्रामीण भारत का आदमी, जिसके फेफड़े कभी खुले खेतों की साफ हवा में मजबूत हुए थे, लेकिन अब पराली जलाने और धुएं के बीच जीते जीते उसे पुरानी सांस की बीमारी हो गई है। वो न ठीक से काम कर सकता है, न ढंग से सांस ले सकता है। इलाज उसकी पहुंच से बाहर है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, वो लोग जिन्हें याद है वो दिन जब हवा साफ होती थी, जब छत से तारे दिखाई देते थे। आज वही लोग अपनी जिंदगी के आखिरी साल एयर प्यूरीफायर के सहारे काट रहे हैं, जिसकी कीमत उनकी महीने भर की कमाई से भी ज्यादा है। और फिर हैं बच्चे। रिसर्च बताती है कि प्रदूषित शहरों में पले बढ़े बच्चों की फेफड़ों की क्षमता साफ हवा में बड़े हुए बच्चों से 10 से 15% कम होती है। और ये कमी अस्थायी नहीं होती, ये हमेशा के लिए होती है, रिकवर नहीं होता। आज दिल्ली में पैदा हुआ बच्चा अपनी जिंदगी की दौड़ एक घायल पैर के साथ शुरू करता है। बाहर की हवा में प्रदूषण की वजह से दुनिया की औसत जीवन एक्सपेक्टेंसी लगभग 1.8 साल तक कम हो जाती है, लेकिन इंडिया में खासकर दिल्ली जैसे शहरों में ये अंतर 5 से 7 साल तक पहुंच जाता है। मतलब सिर्फ हवा की वजह से दिल्ली में पैदा हुआ बच्चा उस बच्चे की तुलना में 7 साल कम जिएगा जो साफ हवा वाले शहर में पैदा हुआ है। ये कोई सामान्य हेल्थ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक चुराया हुआ बचपन, एक चुराया हुआ दशक, एक चुराई हुई जिंदगी है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो कोई कार नहीं चलाते, फैक्ट्री नहीं चलाते, वे बस जीने की कोशिश कर रहे हैं और हवा उन्हें उसी के लिए सजा दे रही है। आप सोच रहे होंगे अगर इतने लोग मर रहे हैं, बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, डेटा इतना साफ है, तो फिर कोई क्यों कुछ नहीं करता? जवाब आसान नहीं है, कभी आसान भी नहीं था। ये किसी एक की गलती नहीं है या किसी एक राजनीतिक पार्टी की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। साफ शब्दों में कहे तो भारत का पॉल्यूशन क्राइसिस सिस्टम की विफलता है। हर सरकार, लेफ्ट, राइट, सेंटर इसमें दोषी है। पहला कारण है आर्थिक फायदे। ग्रोथ को जीडीपी में मापा जाता है, नौकरियां और इंडस्ट्री बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। अगर कोई पॉलिटिशियन प्रदूषण कम करने के लिए कोयला पावर प्लांट बंद करे तो मजदूरों की नौकरी जाएगी और वोट भी कम होंगे। अगर निर्माण कार्य रोका जाए तो सरकार को टैक्स और आर्थिक नुकसान होगा। इसीलिए सब प्रदूषण को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में पॉल्यूशन कंट्रोल के कानून हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर क्वालिटी एक्ट। ये कागजों पर तो अच्छे लगते हैं लेकिन जमीन पर लागू नहीं होते। ये फैक्ट्री अगर नियम तोड़ती है तो उसे फाइन भरना पड़ता है। मालिक लाखों लाख भर देता है क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल सिस्टम लगाना उससे बहुत महंगा पड़ता है। वो हर साल फाइन भरता रहता है और प्रदूषण फैलाता रहता है। फाइन इसके लिए बिजनेस खर्च बन जाता है। निर्माण साइट्स अगर धूल नियम तोड़ती है तो कॉन्ट्रैक्टर स्थानीय अधिकारी को पैसे देकर मामला निपटा देता है। काम चलता रहता है, प्रदूषण फैलता रहता है। यही है सिस्टम की सच्चाई। रेगुलेशन हवा में उड़ जाते हैं, कानून भी हवा को बचाने के लिए ही बने थे, लेकिन सच पूछो तो उनका असर बहुत कम है। आपको पता है क्यों? तीसरी बड़ी समस्या
डिफ्यूजन यानी फैलाव। प्रदूषण किसी राज्य की सीमा को नहीं मानता। सोचो, उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री का धुआं सीधे दिल्ली की हवा में पहुंच जाता है। पंजाब के खेतों में जलाई गई आग 200 किलोमीटर दूर नई दिल्ली की हवा को जहरीली बना देती है। तो जब दिल्ली सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल लागू करती है तो क्या लगता है, क्या वो सब संभाल पाएगी? नहीं, सिर्फ लगभग 40% ही। और फिर शुरू होता है ब्लेम गेम, स्टेट बनाम सेंट्रल सरकार। चौथा कारण है शॉर्ट टर्म सोच। पॉलिटिशियन का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है, लेकिन प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन 20 से 50 साल तक की समस्या है। अब सोचो, अगर तुम्हारे नेता सिर्फ अगले चुनाव के लिए काम करें और हवा साफ करने के बड़े प्रोजेक्ट 10 साल बाद ही दिखें, तो क्या तुम्हें फायदा मिलेगा? इसीलिए नेता निवेश करते हैं उन चीजों में जो दिखती है और वोट दिलाती है, जैसे नए स्टेडियम, हाईवे, ब्रिज। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रोल का असर 10-15 साल बाद आता है। पांचवा कारण है कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी अब सस्ती हो गई है, लेकिन कोयला सिस्टम गहराई से जड़ें जमा चुका है। कोयला उद्योग में लाखों नौकरियां हैं और माइनिंग यूनियंस बहुत ताकतवर हैं। अगर भारत अचानक क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करे तो क्या होगा? सोचो, आर्थिक नुकसान और लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। इसीलिए सिस्टम खुद बदलाव से डरता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सब है इनविजिबल सफरिंग। प्रदूषण धीरे धीरे मारता है। हॉस्पिटल में, घरों में तुम खुद देख रहे हो कि हर साल बच्चों की बीमारी बढ़ती जा रही है, बुजुर्गों की सांसें कमजोर होती जा रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी खांसी, थकान या बच्चों की कमजोरी कहीं हवा से जुड़ी तो नहीं है? यही वजह है कि कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं बनता। अगर प्रदूषण अचानक किसी बिल्डिंग के गिरने की तरह लोगों को मारता तो पूरा देश सड़क पर उतर आता। लेकिन क्योंकि ये अदृश्य है, इसे इग्नोर करना आसान हो जाता है। सच्चाई ये है कि भारत का पॉल्यूशन क्राइसिस कोई रहस्य नहीं है, ये अनसॉल्वेबल भी नहीं है। ये बस एक चॉइस है, एक फैसला कि शॉर्ट टर्म आर्थिक ग्रोथ को लंबी अवधि की हमारी और हमारे बच्चों की सेहत से ऊपर रखा जाए। और ये फैसला किसी एक पार्टी ने नहीं लिया है, पूरा सिस्टम ने लिया है। अब सोचिए, अगर बाकी देशों ने कर दिखाया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं बीजिंग से। हाँ, वही बीजिंग जो कभी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित था। 2013 में वहां की हवा इतनी जहरीली थी कि लोग इसे कहते थे एयर एपोक्लिप्स। PM 2.5 स्तर 500 से ऊपर पहुंच जाते थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, हॉस्पिटल भरे रहते थे और पूरा शहर धुंध में डूबा रहता था। लेकिन फिर 2013 में चीन ने वॉर ऑन पॉल्यूशन की घोषणा की। उन्होंने अगले 10 साल में $100 अरब इन्वेस्ट किए, हजारों कोल फायर्ड बॉयलर्स बंद किए, पावर प्लांट्स अपग्रेड किए और हाई इमिशन वाहनों पर रोक लगाई। आज दुनिया की 99% इलेक्ट्रिक बसें चीन में चल रही हैं। नतीजा, बीजिंग का PM 2.5 64% घट गया। सल्फर डाइऑक्साइड 89% कम हुआ। सोचिए, 2013 में जहां 58 दिन हैवी पॉल्यूशन वाले थे, 2024 में वो घटकर सिर्फ 2 दिन रह गए। क्या आप सोच सकते हैं? 56 दिन के फर्क ने लोगों की जिंदगी बदल दी होगी। अब पीछे चलते हैं, लंदन 1952, द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन। 5 दिनों तक कोयला जलाने और इंडस्ट्रियल स्मोक से पूरा शहर टॉक्सिक फॉग में डूबा। विजिबिलिटी 0, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद और उन 5 दिनों में 12,000 लोग मर गए। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 5 दिनों में इतनी मौतें हो सकती है? ये घटना ब्रिटेन के लिए टर्निंग पॉइंट बनी। 4 साल बाद उन्होंने पास किया क्लीन एयर एक्ट। घरों और फैक्ट्रियों में कोयला जलाना बंद किया और लोगों को क्लीन फ्यूल देने के लिए सब्सिडी दी। धीरे धीरे लंदन की हवा साफ हुई। आज सिर्फ लंदन या बीजिंग नहीं, टोक्यो, लॉस एंजलिस, सोल, सिंगापुर, सबने यही किया। टोक्यो ने तो कोयले से नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट किया, डीजल वाहनों पर बैन लगाया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया। आज टोक्यो का PM 2.5 सिर्फ 10-12 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। आप सोचिए, क्या यही हमारे शहरों में भी संभव नहीं है? तो फिर सवाल, उसके पास क्या था जो हमारे पास नहीं है? जवाब सरल है, इरादे। न टेक्नोलॉजी की कमी है, न पैसा, न नॉलेज।
बीजिंग ने 100 अरब डॉलर खर्च किए। भारत का पूरा वार्षिक पॉल्यूशन कंट्रोल बजट 200 मिलियन डॉलर से भी कम है। लंदन ने 12,000 मौतों के बाद 4 साल में क्लीन एयर एक्ट पास किया और हम हर साल 20 लाख लोग पॉपुलेशन से खो दे रहे हैं। अब सोचिए, अगर प्रदूषण अचानक किसी बिल्डिंग गिरने की तरह लोगों को मारता, क्या हम अभी भी सड़क पर नहीं उतरते? चीन ने फैक्ट्रियां बंद कर दी, भले आर्थिक नुकसान हुआ। भारत में फैक्ट्री 5 लाख का फाइन देकर पॉल्यूशन फैलाती रहती है क्योंकि फाइन भरना सस्ता है। टोक्यो ने एक रात में डीजल वाहनों पर बैन लगाया और सीसीटीवी कंट्रोल से लागू किया। दिल्ली ने ऑड इवन स्कीम निकाली, 2 हफ्ते बाद बंद कर दी गई क्योंकि लोगों को असुविधा हुई। कड़वी सच्चाई, हम फेल हुए क्योंकि हमने फेल होना चुना। टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक वाहन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पैसा भी है, नॉलेज भी है, साइंटिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, एनजीओज सालों से सॉल्यूशन बता रहे हैं, लेकिन सिस्टम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ब्यूरोक्रेटिक ने तय कर लिया कि क्लीन एयर कोई प्राथमिकता नहीं है। आज का जीडीपी कल के बच्चों के फेफड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजिंग सफल हुआ क्योंकि वहां सरकार ने कहा ये क्राइसिस है और हम इसे किसी भी कीमत पर ठीक करेंगे। अब सोचिए, क्या हमारी सरकार भी ऐसा कर सकती है? क्या हम इसे रोकने के लिए इच्छा शक्ति दिखा पाएंगे? लंदन सफल हुआ क्योंकि 12,000 मौतों ने उन्हें झकझोर दिया। टोक्यो, लॉस एंजलिस, सोल, सिंगापुर सब सफल हुए क्योंकि उन्होंने तय किया कि नागरिकों की सेहत प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। और इंडिया, हमारे पास सारे टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी, पैसा, नॉलेज, बस इरादे की कमी है। यही फर्क है, यही वजह है कि वहां लोग सांस ले पा रहे हैं और हम अभी भी घुट रहे हैं। लेकिन यहीं मैं इस डॉक्यूमेंट्री को निराशा के साथ खत्म नहीं करूंगा क्योंकि कुछ बदल रहा है। यंग इंडिया, तुम्हारी जनरेशन जो इस सदी में पैदा हुई है, जाग रही है, सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है, चेंज चाहती है। सोचो, तुम खुद इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हो। क्या तुम तैयार हो अपनी हवा के लिए लड़ने के लिए? भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 200 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यह अभी पूरी तरह पर्याप्त नहीं है, लेकिन ग्रोथ दुनिया के सबसे तेज देशों में से एक है। सोलर और विंड अब कोयले से सस्ती है। इकोनॉमिक्स बदल चुकी है। शहर भी धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं। दिल्ली की मेट्रो, बेंगलुरु, कई बसें, ये सब पर्सनल व्हीकल्स पर निर्भरता कम कर रहे हैं। हाँ, ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल वाहन भी तेजी से अपनाए जा रहे हैं। आगे 10 सालों में इसका स्पष्ट असर दिखने लगेगा और एक्टिविस्ट वो लगातार लड़ रहे हैं। एक मूवमेंट बन रहा है। यंग लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं जो सच को एक्सपोज कर रहा है। सब सांस लेते हैं, सब प्रभावित होते हैं। यही यूनिवर्सल सफरिंग, यूनिवर्सल प्रेशर बनाता है चेंज के लिए। सोचो, क्या तुम उसी हवा में सांस लेना चाहते हो जो हर किसी के लिए जहरीली है, या वही हवा बचाना चाहते हो जो जिंदगी देती है, 5 साल में या 1 दशक में खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, डैमेज गहरा है। लेकिन तो सवाल सिर्फ हेल्थ या एनवायरमेंट का नहीं है, ये एक मोरल सवाल है। हम कैसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं? ऐसी दुनिया जहां बच्चों को सांस लेने के लिए मशीन चाहिए हो, या बुजुर्ग अपने आखिरी साल कमरे में बंद रहकर गुजारे, जहां किसान की रोजी रोटी उसके ही सांस लेने के हक से टकराए। हर बार जब तुम किसी पॉलिटिशियन से उसके एनवायरमेंटल प्लान पर सवाल पूछते हो तो तुम अकाउंटेबिलिटी मांगते हो। हर बार जब तुम इस कहानी को शेयर करते हो, तुम उस खामोशी को तोड़ते हो जो इनविजिबल सफरिंग को छुपाती है। यही हवा जो आज इंडिया को मार रही है, वही हवा इंडिया को बचा सकती है अगर हम इसे बचाने का फैसला लें। जो हवा हम सांस में लेते हैं वो हम सबको जोड़ती है। अगर हम उसे नष्ट करते हैं, हम खुद को नष्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उसके लिए लड़ते हैं साथ मिलकर, तो हम सिर्फ अपने लंग्स नहीं, अपना फ्यूचर बचाते हैं। एवरी ब्रीथ मैटर्स, एवरी चॉइस मैटर्स एंड एवरी वॉइस मैटर्स। वायु प्रदूषण से हर साल 20 लाख भारतीयों की मौत होती है, लेकिन हम सब मिलकर इसे बदल सकते हैं। क्या तुम इस बदलाव का हिस्सा बनोगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग।